So, a very warm welcome everyone. तो पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको सीए इंटर के बारे में, प्लानिंग के बारे में, टारगेट्स के बारे में, अपने अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया और ख़ास मेरा एम्फेसिस जो था प्रेजेंटेशन को लेकर के। प्रेजेंटेशन बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, 3 से 5 नंबर का फ़र्क पड़ता है। आज अपन फर्स्ट चैप्टर अपना शुरू करते हैं जो आपके बीकॉम में भी काम में आने वाला है, एंड दैट इज़ इंश्योरेंस क्लेम्स। ओके, तो ये चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, या जो अपना काम है वो है कि इंश्योरेंस की क्लेम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह के क्लेम में जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको क्लेम कितना देगी। ऑफ कोर्स आप कहेंगे ये काम तो इंश्योरेंस कंपनी का है, हमारे कोर्स में क्यों है। हाँ, बाई चांस इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर लो तो, नहीं भी करो तो एक रोल और है, अभी आपको बताऊंगा मैं। और अपने कोर्स में ये जो इंश्योरेंस क्लेम है इसमें दो टॉपिक्स अपने कोर्स में हैं। वन इज़ इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में ये एक ही चैप्टर है, पर मेरी जो बुक है उसमें मैंने इसको दो अलग अलग चैप्टर में बांट रखा है क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए आई कैप 2 चैप्टर्स। हाँ, जहाँ तक बुक है आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, और वैसे अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप ये चैप्टर पूरा डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तक मेरी बुक है यू विल फाइंड हर चैप्टर के 3 पार्ट हैं, एक थ्योरी, दूसरा क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चंस, और तीसरा प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चंस। थ्योरी जो है वो आप देखेंगे कुछ प्रिंटेड है, फिर उसमें कुछ ब्लैंक लाइंस है, फिर नई कॉन्सेप्ट प्रिंटेड है, फिर ब्लैंक लाइंस है। तो ये एक तरह से आपकी वर्कबुक बन जाएगी। मीन्स जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पहले से मैंने उसमें प्री प्रिंट करके रखी हुई है, फिर मैं आपको पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त, कई बार क्वेश्चन कराते वक्त कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखवाऊंगा, तो वो आपको वो जो खाली जगह हर एक में छोड़ी हुई है वहाँ लिखनी होगी। और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 पेज और स्पेस फॉर नोट्स हैं। ये वो मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि मेरे को जहाँ पे भी लगता है ये मेरे को थ्योरी लिखवानी है वो तो मैं जगह पे लिखवा दूंगा। कई बार आप लोगों को लगता है कि सर ने ये जो पॉइंट बताया वो भी मेरे लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं लिखना चाहता हूँ, तो आप स्पेस फॉर नोट्स में उसको और लिख सकते हो। तो रजिस्टर जो आपके बनेंगे, नोटबुक्स जो आपकी बनेगी, वो सिर्फ 2 बनानी है, एक क्लास असाइनमेंट वाली और एक प्रैक्टिस असाइनमेंट वाली। आप चाहो तो एक भी रख सकते हो, आधा रजिस्टर क्लास असाइनमेंट वाला, आधा प्रैक्टिस असाइनमेंट वाला, पर मैं रिकमेंड यही करूँगा अलग अलग रखो। हाँ, आप कहेंगे नहीं हम तो सब साथ में चलाने जा रहे हो कि आज मैंने आपको 2 क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चन कराए, रजिस्टर में लिख लिए, अगले ही पेज पे मैं तो प्रैक्टिस असाइनमेंट वाले करूँगा। दैट्स योर चॉइस। फिर वो थोड़ा ढूंढने में मशक्क़त रहेगी, और उसका भी मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। आप रजिस्टर की शुरुआत में इंडेक्स बनाते ही हो, ओके, वो इंडेक्स जनरली चैप्टर का होता होगा। अब आप हर चैप्टर का एक इंडेक्स बनाइए। मींस जैसे अपना ये चैप्टर शुरू हुआ तो उस चैप्टर में रजिस्टर में सबसे पहले पेज पे इंडेक्स बना दीजिए, और उसमें आ जाएगा क्लास असाइनमेंट, क्वेश्चन 1 2 3 4, और उसका पेज नंबर कौन सा है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, उसका पेज नंबर कौन सा है। मतलब अगर एक ही रजिस्टर रख रहे हो, ये सिस्टम फॉलो कर लीजिए, हर चैप्टर की शुरुआत में इंडेक्स आ जाएगा, तो आपके लिए रिवीजन के टाइम में बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि व्हाट हैपन्स मैनी टाइम्स, लास्ट में जब रिवीजन का टाइम आएगा मैं आपको कहूँगा ये क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको तो एग्ज़ाम के दिन में वापस देखना ही है, तो उस वक्त आपको टाइम ख़राब नहीं करना पड़े, अरे कौन से पेज पे है क्या नहीं है। सो दिस इज़ द स्ट्रेटेजी यू कैन ऑलवेज फॉलो।
ओके तो ये अपना रजिस्टर मेंटेनेंस का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। और ये किताब जो अब आपके हाथ में आई है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ लिखने वाले हो, तो अच्छे से संभाल के रखिएगा। क्यों, अगर खो दोगे, नई बुक तो हम आपको इशू कर देंगे, पर जो आपका हाथ का इतना मटेरियल लिखा हुआ था वो सब चला जाएगा। अब इस चैप्टर पे आता हूँ। इंश्योरेंस के क्लेम्स का कैलकुलेशन अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं, और अपने कोर्स में सिर्फ 2 ही क्लेम्स के कैलकुलेशन रखे गए हैं। एक स्टॉक का अगर नुकसान हो जाए तो क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाए, और दूसरा प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। नाउ बिफोर दैट, इंश्योरेंस सबको पता ही है क्या होता है। हाँ, तो इंश्योरेंस लॉ की भाषा में इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका इंश्योरेंस कर दिया किसी भी प्रोडक्ट का, बिल्डिंग का, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, और आपसे प्रीमियम ले लिया। अब आपको इंडेमनीफाई कर दिया है, अब आप चिंता मत करो, कुछ भी हो गया हम देख लेंगे। मीन्स अगर आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराया, प्रीमियम उसका दे दिया, और अब अगर उसमें आपको कुछ नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करने वाली है? इंश्योरेंस कंपनी। दैट इज़ वाई यू आर इंडेमनीफाइड। हाँ, ब्रॉडली इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं। वन इज जनरल इंश्योरेंस, another is life insurance. जनरल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, पर ये जो लाइफ इंश्योरेंस होता है इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। हाँ, आप कहेंगे जनरल क्या होता है, लाइफ क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों ने इंडिया में नाम सुना हुआ है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंसानों का इंश्योरेंस करती है। और इंश्योरेंस का इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ लाइफ का इंश्योरेंस है। और सबको पता ही है, जो आया है वो जाएगा, कोई आज तक रुका नहीं, फॉर एवर। तो इसका मतलब यहाँ पे तो आप कहेंगे क्लेम देना ही पड़ेगा, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का इंश्योरेंस करा दिया, प्रीमियम दे दिया। अब डेथ तो होनी है, इसका मतलब क्लेम तो देना ही देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्लेम देना ही है, इसीलिए इंडेमनिटी का नहीं है, ये रादर एश्योरेंस कहा जाता है, इसमें तो क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। पर इन कॉन्ट्रास्ट जो नॉन लाइफ वाले जनरल इंश्योरेंस है, उसमें आपको क्लेम तभी मिलेगा जब आपको कोई नुकसान हुआ हो। से फॉर एग्जांपल, जैसे आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल, 2 व्हीलर चाहे 3 व्हीलर, 3 व्हीलर तो क्या, चाहे 4 व्हीलर, तो अब उसमें आपका व्हीकल का इंश्योरेंस होता है। हाँ, एंड लॉ के हिसाब से मैंडेटरी है, आप बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चला नहीं सकते। अब आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है। इफ़ बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हाँ गाड़ी ख़राब हो गई, उसका क्लेम नहीं मिलता है। वो गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो एक्सीडेंट के लिए है कि एक्सीडेंट में गाड़ी डैमेज हो गई, चोरी हो गई, थेफ्ट, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको जो नुकसान हुआ उसका क्या करेगी? क्लेम दे देगी। और भी कई तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं। यह हेल्थ इंश्योरेंस, आपने अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करा रखा है, प्रीमियम दे दिया, क्लेम तभी मिलेगा जब आपको कोई बीमारी हुई हो, और उसमें जो खर्चा हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। हाँ, सब्जेक्ट टू वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस, कि बीमारी अप्रूव्ड वाली होनी चाहिए, खर्चे का भी एक लिमिटेशन होता है। आपने मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया भाई 3 लाख रुपए का, प्रीमियम दे दिया 5,000 रुपये, अब आपका मेडिकल का बिल आ गया 10 लाख रुपए, इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख नहीं देगी, उसने गारंटी कहाँ तक की ली थी? 3 लाख, वो 3 लाख दे देगी। यू हैव सपोज बिल्डिंग इंश्योरेंस, आपने कहा बिल्डिंग है, अर्थक्वेक में, फायर में, फ्लड में डिस्ट्रॉय हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उसका क्लेम मिलना चाहिए, मिल जाएगा। ठीक है, आपका ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है, आप गुड्स जोधपुर से जयपुर भेजते हो, रास्ते में कहीं ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपका माल सब खराब हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो सो मैनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज आर देयर। मरीन, शिप के थ्रू गुड्स जाता है, कल को शिप, वो कहता है नौका डूब गई, नैया डूब गई, तो उसमें आपका नुकसान हो गया, क्लेम मिलेगा। तो
सो मैनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज आर देयर। और ये सारे जनरल इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, क्योंकि इसमें हमने प्रीमियम तो दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी की वो कमाई हो गई। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा तभी देना है जब आपको उस इंश्योर्ड वाले मैटर में कोई नुकसान हुआ हो। हाँ, आपने इंश्योरेंस तो कराया बिल्डिंग का, आग लग गई, बिल्डिंग में कुछ हुआ नहीं, बिल्डिंग में तो कुछ जला ही नहीं, सब कुछ ठीक। आपने कहा लेकिन मेरे कोई दूसरा नुकसान हो गया, वो अगर मैटर कवर्ड नहीं है तो उसका कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या है, प्रीमियम दिया, जाना ही जाना है, क्लेम लगना ही लगना है। हाँ, तब तो आप कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस तो बड़ा नुकसान वाला बिजनेस है। नो, लाइफ इंश्योरेंस इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। आज की तारीख में इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो LIC है। गवर्नमेंट को भी जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो LIC के सामने ही हाथ फैलाती है। और वैसे LIC का शेयर होल्डर ही गवर्नमेंट है, साल का 10-20 हज़ार करोड़ तो डिविडेंड ही देती है शेयर होल्डर होते हुए, मतलब गवर्नमेंट को। सो दैट वे सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट में पैसा लगाने वाली LIC। आप कहें ऐसे कैसे, क्लेम तो देना ही देना है, तो फिर ऐसा नुकसान वाला सौदा कैसे हुआ? तो देखिए, ये जनरल इंश्योरेंस की जितनी भी पॉलिसीज़ होती है एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है, जनरली 1 साल, या जैसे मैंने कहा ट्रांजिट इंश्योरेंस, आपने कहा जोधपुर से जयपुर माल जा रहा है तो बस पहुंचने तक का है, उसके बाद वो पॉलिसी ख़त्म, पैसे हजम। लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी जनरली 1 साल की नहीं होती, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल की होती है। मतलब आपको प्रीमियम हर साल भरना है। अब मान लीजिए आपने ये कह दिया कि भाई अगर मेरे को कुछ हो जाए तो उस केस में मेरे को मतलब घर वालों को, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आपको तो क्लेम मिलेगा नहीं, घर वालों को मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलने चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ओके, क्या आपके जाने का क्या प्लान है? प्लान थोड़ी है भाई, बाई चांस कुछ हो जाए, बट फिर भी इंश्योरेंस कंपनी कहती है ओके, मान लेते हैं कि आप 10 साल में अगर आपको कुछ हो गया, हम आपके घर वालों को 10 लाख रुपया दे देंगे। तो उसके केस में आप हमको आज प्रीमियम दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी से एक काम करो, आप हमको हर साल 1-1 लाख रुपया प्रीमियम दो 10 साल तक। तो आप कहेंगे फिर क्या हुआ, 10 साल में तो 10 लाख रुपए ले ही लिए ना आपने। पर समझिए, इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे 10 लाख रुपए 10 साल में इकट्ठे करने हैं। इन 10 सालों में मान लो सेकेंड ईयर में कुछ हो गया तो आपने तो 2 लाख दिए, इंश्योरेंस कंपनी घर वालों को कितना दे देगी? 8 लाख रुपए। पर बाई चांस 10 साल पूरे हो गए, आपने 10 लाख दे दिया और आपको कुछ हुआ ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कहती है चिंता मत करो, हम आपको ये 10 लाख रुपए क्या करेंगे, वापस दे देंगे, आपको ही दे देंगे। इसका मतलब क्लेम तो मिलना ही मिलना है। तो इसलिए एक तरह से इंश्योरेंस से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती है, बस प्रीमियम दिए जाओ, कुछ नहीं हुआ तो भूल जाओ, उसमें फिर प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा। जहाँ 1 लाख रुपया ले रहा है, पता चला वो 5,000 रुपये 10,000 रुपये ले रहा है। बट अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी इस तरह की पॉलिसीज़ देती है। तो आप कहेंगे इसमें कमाई कहाँ हुई, 10 लाख लिए 10 लाख वापस दे दिए ना। वो 10 लाख प्रिंसिपल हो तो दिया, 10 साल तक वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी यूज़ करके कितना उस पर और रिटर्न कमा लेगी, ब्याज कमा लेगी, वो तो सब इंश्योरेंस कंपनी की इनकम हो गई। अच्छा, कई लोग पॉलिसी शुरू करा देते हैं, 1-2 साल बाद प्लान चेंज कि अपने तो कहीं नहीं जाना, जाने का कोई चांस ही नहीं, कौन इतना प्रीमियम भरे। तो वो प्रीमियम जो 2-1 साल का भरा वो इंश्योरेंस कंपनी खा जाती है। सो दैट वे दे हैव सो मच ऑफ द इनकम एट देयर डिस्पोजल। तो हाँ, अब आप दिमाग लगा लो भाई, CA करते अपने तो LIC मतलब कंपनी खोल दें। हाँ, पर 500 करोड़ रुपया चाहिए कैपिटल मिनिमम, तब जाके खोली जा सकती है। ठीक है, अपन लोग ऐसे ही नहीं खोल सकते। बट स्टिल एक अलग मैटर हो गया कि इट इज़ अ ह्यूज प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब अपने तो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। तो ये व्हीकल, हेल्थ, ये सब मैंने डिस्कस किए, ये लॉस ऑफ स्टॉक, प्रॉफिट, ये भी सब इसी का पार्ट है। स्टॉक का इंश्योरेंस करा दिया, प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा दिया। क्लेम तभी मिलेगा जब कोई नुकसान हुआ हो। अब इसमें क्लेम का कैलकुलेशन सीखना है। उससे पहले अपने को ये सीखना है कि अपने कोर्स में ये चैप्टर काहे को डाल दिया गया, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस चैप्टर इन आवर सिलेबस। तो देखिए, जब भी किसी बिजनेसमैन ने, किसी भी आदमी ने किसी भी तरह का इंश्योरेंस कराया विच इज़ जनरल इंश्योरेंस, प्रीमियम दे दिया, एक स्टोरी ओवर। अब उसको अगर नुकसान हुआ तो वो क्लेम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेगा। बट व्हाट इज़ द प्रोसीजर इन्वॉल्व? मीन सपोज अपन व्हीकल की बात करें, आपने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है, गाड़ी बाहर पार्क की हुई है, अब कोई दूसरा आया वो ठोक के भग गया,
आप बाहर निकले, अरे मेरी गाड़ी का ये क्या हुआ, आरडी कैसे दिख रही है, ठीक है, सब तरफ से बैंग टुक टुक आ गई है। तो नाउ आप कहेंगे अरे अपने इंश्योरेंस करा रखा है, चिंता की बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से वसूली करेंगे। बट व्हाट विल बी द प्रोसेस विच विल बी इन्वॉल्व, कैसे क्लेम का कैलकुलेशन होगा, कौन देगा, प्रोसेस क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मे बी मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग, बट अदरवाइज अब आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करोगे कि साहब ये हो गया है, ये मेरी गाड़ी डैमेज हो गई है, अब मैं इसको ठीक है ठीक कराऊंगा। ये मेरे मैकेनिक ने, जो भी कंपनी वाला रिपेयरिंग सेंटर है, उसने एस्टीमेट दिया है कि भाई इसको ठीक कराने का 2 लाख रुपए लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी फिर क्या करेगी, वो एस्टीमेट देख के सीधा चेक नहीं बनाएगी, क्यों भाई इंडिया है भाई, खुरापाती भी तो बहुत होते हैं, लगने तो 20,000, यार एक जीरो बढ़ा देना, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे आधे आधे कर लेंगे, मैकेनिक के साथ आपने कोई एडजस्टमेंट सेटिंग कर ली। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, दे सेंड अ पर्सन टू वेरीफाई, और उस पर्सन का नाम होता है सर्वेयर। ओके, मतलब जो सर्वे करेगा, वो सर्वेयर क्या करेगा, आएगा आपकी गाड़ी को पूरा चेक करेगा, मुआयना करेगा कि ओके ये गाड़ी में ये पार्ट टूट गया, ये डैमेज हो गया, ये हो गया है। फिर वो जो आपने एस्टीमेट दिया उससे क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं, जो आप पैसा मांग रहे हैं, वो जस्टिफाइड है या नहीं है। और फिर वो कहेगा नहीं नहीं, आपने कह दिया साहब ये आगे से भी टूट गया है, वो कहाँ टूटा हुआ है, थोड़ा इतना सा स्क्रैच ही आया है, इसका हम कोई क्लेम नहीं देंगे, बस ऐसे थोड़ा सा पेंट कर दो, आपने तो मांगे थे 10,000, उसने कहा मैं 500 रुपये दूंगा। तो दैट वे ही विल क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड फाइनलाइज द क्लेम। ओके, तो इसका मतलब सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका हो गया, सर्वेयर का। अब ये सर्वेयर जो आएगा वो ये सारा इवैल्यूएशन तभी कर पाएगा जब उसके पास थोड़ी उस व्हीकल की, उस गाड़ी की टेक्निकल नॉलेज हो। भाई आपने कहा देखो साहब ये पार्ट एकदम से मुझ गया है, मतलब प्लास्टिक है, उसने कहा नहीं नहीं ठोक ठोका सीधा कर दो, प्लास्टिक ठोकने से सीधा थोड़ी होता है, वो तो टूटेगा ही, इसका मतलब उसको चेंज करना ही पड़ेगा। ये कोई आयरन का पार्ट थोड़ा सा बैंड हो गया है, वो कहेगा इसको थोड़ा सा हैमर से सीधा करके वापस पेंट कर दो। मतलब किस पार्ट को चेंज करना पड़ेगा, किसको रिपेयर किया जा सकता है, किसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये सब टेक्निकल नॉलेज उसको होनी चाहिए। इसका मतलब वो बंदा अपन कह सकते हैं थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला होना चाहिए, थोड़ा साइंस वाला होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। ही शुड पोजेस दैट टेक्निकल स्किल। बिल्डिंग में आग लग गई, कितने का नुकसान हुआ, तो आप कहेंगे आर्किटेक्ट की नॉलेज वाला सर्वेयर होना चाहिए, तभी वो बता पाएगा। इट मीन्स ये जो सर्वेयर वाली नॉलेज है ये टेक्निकल वाली है। अब अपने ये 2 क्लेम्स की बात करें, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। आग से स्टॉक जल गया, जल के राख हो गया, अब कुछ है ही नहीं, गोडाउन साफ, राख ही राख है। तो अब वहाँ पे अब कैसा सर्वेयर आया ताकि वो कैलकुलेशन कर सके। बिज़नेस कुछ टाइम तक बंद रह गया फॉर एनी रीज़न, तो उसमें हम प्रॉफिट नहीं कमा पाए क्योंकि माल ही नहीं बेच पाए, हमारे प्रॉफिट का नुकसान हो गया। उसमें सर्वेयर आकर के क्लेम का कैलकुलेशन करे तो अब उसको भी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पर सुनेगा ध्यान से, अब आपके साइंस वाले कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं स्टॉक की राख को इकट्ठी करेगा, फिर फॉरेंसिक लैब में भेजेगा और टेस्ट करके बता देगा कि ये इस प्रोडक्ट की राख है, इसके हिसाब से इतनी वैल्यू होगी। नो, पेट्रोल पंप में आग लग गई, वो नीचे टैंक में जाके घूम भी लेना, वहाँ तो राख भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सब इवोपरेट हो गया होगा फायर के साथ में। तो अब वहाँ पे स्टॉक कितना था ये साइंस वाले अब कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर अपन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कॉमर्स नॉलेज वालों की ज़रूरत चाहिए, वही ये क्लेम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन एक्ट एज सर्वेयर्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी। मतलब सीए करने के बाद ऑप्शंस इतने हैं, अपने दिमाग में तो जनरली 2 ही रहते हैं, एक नौकरी कर सकते हैं कंपनी में, अकाउंट्स का काम कर लेंगे, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो, दैट इज़ नॉट द ओनली फील्ड, देयर आर सो मैनी अदर एरियाज वेयर यू कैन गिव योर सर्विसेज एंड स्टैब्लिश योर प्रोफेशन। तो सीए लोग भी सर्वेयर का काम कर सकते हैं, हाँ, पर अपन गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशन करके नहीं दे सकते कि वो टेक्निकल नॉलेज अपनी नहीं है। बट जहाँ पे स्टॉक के प्रॉफिट की बात करें, दैट इज़ ऑफ कोर्स द एरिया वेयर वी कैन गिव आर
सजेशंस, वैल्यूएशंस, मतलब वहाँ पर साइंस वाला कुछ नहीं कर सकता, वहाँ अपनी नॉलेज काम आएगी। और इसीलिए अपने सिलेबस में सिर्फ ये 2 क्लेम के कैलकुलेशन रखे गए हैं, क्योंकि वो अपने कॉमर्स वालों का है, साइंस वालों का नहीं है। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज 2 चैप्टर्स वी हैव इन आवर सिलेबस। तो सीए का मैंने आपको एक और रोल बता दिया, दे कैन एक्ट एज सर्वेयर्स, सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स भी बोलते हैं, लॉस का असेसमेंट करने वाले। चले जी, तो ये तो अपना एक काम हुआ कि भाई अपने कोर्स में 2 चैप्टर क्यों हैं। अब पहला चैप्टर अपन लेते हैं, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब आग से हमारा स्टॉक जल गया, तो अब उस केस में इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम लिया जाए, वो कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो अब समझिए, बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहा है, देयर आर सो मेनी थ्रेट्स इन्वॉल्व, कई तरह की रिस्क इन्वॉल्व है, और किसी भी तरह की रिस्क को अगर आपको ख़त्म करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो उसका बेस्ट तरीका है आप उसका इंश्योरेंस करवा लीजिए। भाई एक तो एक बिजनेस ही मत करो, रिस्क खत्म, अरे वो थोड़ी काम तो करना ही है, बट देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व। उस रिस्क को मिनिमाइज करने का सिंपल सा तरीका है, गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड। तो नाउ एनी बिजनेसमैन, उसके दुकान में, उसके गोडाउन में स्टॉक तो रहता ही रहता है। हाँ, ऐसा तो है नहीं भाई हमारे पास तो कस्टमर आता है, वो कहता है ये चाहिए, आपने कहा रुक भाई हाथ हाथ बाजार से मंगवा के तेरे को देता हूँ, दैट इज़ जनरली नॉट गोइंग टू वर्क। यू नीड टू मेंटेन सम स्टॉक, और वो स्टॉक है भले किसी भी तरह का हो, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क कि फायर हो गई, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसमें आपका नुकसान हो जाए, ठीक है, चोरी हो गई, वॉटर इट में भी। तो अब उस केस में वो नुकसान को रोकने के लिए, मतलब वो नुकसान आपको अपनी जेब से नहीं भरना पड़े, उसका इलाज यही है, इंश्योरेंस करवा लो। और अब अगर फिर भी नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगो, और जैसे ही पैसा मांगोगे सर्वेयर आएगा, कहेगा बताओ भाई स्टॉक कितना जल गया, क्या हो गया। तो अब उसका कैलकुलेशन, एस्टिमेशन कैसे किया जाए, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो देखिए, अगर आग नहीं लगी हुई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो दुकान में कितना स्टॉक है वो आप आराम से पता लगा सकते हो। कैसे? आप कहेंगे सब चेक कर लेंगे, कौन से खाने में कहाँ पे क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, लिस्ट बना लेंगे, जोड़ लगा लेंगे कि ये रहा हमारा स्टॉक। और दूसरे तरह से बात करूँ, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, अपन वापस कॉस्टिंग में जाएं तो कॉस्टिंग में जो पहला चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट, ओके, तो वो मटेरियल जो पहला कंपोनेंट है कॉस्ट का, वहाँ कॉस्टिंग में देयर इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक रिकॉर्ड्स। मतलब जैसे अकाउंट्स में अपन डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, वहाँ स्टॉक का भी अकाउंट बनाया जाता है। स्टॉक का मतलब हर तरह के रॉ मटेरियल का अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है कि कितनी क्वांटिटी आई, कितने रुपए का आया, कितना यूज़ कर लिया, कितना बचा हुआ है, तो उससे भी स्टॉक का क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमेशा पॉसिबल है ही, पर अब तकलीफ़ क्या है, आग लग गई, आग लगते तो स्टॉक तो जल गया, तो अब कैसे पता लगाएं कि हमारे पास जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक था, ताकि हम इंश्योरेंस कंपनी से उसके पैसे मांग सकें। हाँ, क्योंकि सब कुछ तो जल चुका है। हाँ, अकाउंट्स से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या, अकाउंट्स में स्टॉक? हाँ, अकाउंट्स में तो स्टॉक कब निकलता है भाई, ईयर एंड में, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, रोज़ रोज़ तो स्टॉक कौन निकलता है। आप कहेंगे हाँ, लेकिन वो कॉस्ट अकाउंट्स जो मेंटेन करता होगा वो तो मटेरियल का अकाउंट रखता होगा, वहाँ पे तो अपने को क्या होगा, मिल ही जाएगा। पर देखो, वो रिकॉर्ड भी जनरली कहाँ पड़े रहते हैं, दुकान के अंदर या गोडाउन के अंदर। अब जब आग लगती है वो कोई पार्शलिटी तो करती नहीं, ये तो खाली रिकॉर्ड ही, इसको क्या जलाने का, अपने तो स्टॉक पे ध्यान रखो। भाई कोई जिमन तो है नहीं, कभी मिठाई पे ध्यान रखो, सब्जी पे कौन ध्यान देगा, वहाँ तो आग तो सब बराबर है, वो तो सब साथ में ही जला देती है। तो अब पता चला कि हमारा स्टॉक के साथ साथ में वो रिकॉर्ड ही जल गए, रिकॉर्ड बने हुए भी क्या काम के रहे, इट इज़ ऑल डिस्ट्रॉयड। हाँ, आपके तो आज के ज़माने में कंप्यूटराइज्ड है, मैंने कहीं पे
सर्वर पे सेव कर रखा था तब तो अलग बात है, फिर तो बहुत आसान हो गया। या वो स्टॉक रिकॉर्ड्स तो हम अलग जगह रखते हैं, गोडाउन में आग जहाँ लगी वहाँ पे तो स्टॉक रिकॉर्ड थे ही नहीं, हमारे रिकॉर्ड्स तैयार हैं, तब तो अलग बात हो गया। फिर तो बहुत फटाफट कैलकुलेशन ऑफ क्लेम हो जाएगा, स्टॉक रिकॉर्ड पड़े ही हैं, उससे सब जोड़ लग जाएगी, क्लेम का सबमिशन कर देंगे, क्लेम आ जाएगा। वो क्वेश्चन अपने कोर्स में नहीं है भाई। अपने कोर्स में तो वही होगा ना जहाँ थोड़ा टर्न एंड ट्विस्ट हो, माता पच्ची हो, वही तो अपने को करनी है। नहीं तो क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या करेंगे, सोल्यूशन ही आ जाए तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अंडरस्टैंड, अब ये समझ लो जो ऐसे स्टॉक के रिकॉर्ड ही नहीं रखता या रखता था पर वो सब जल जला गए, तो अब वो लोग बेचारे क्लेम का कैलकुलेशन कैसे करें। तो उन लोगों के लिए अपन लोग हैं, हम कहेंगे हम आपके क्लेम का कैलकुलेशन करके दे देंगे, स्टॉक की वैल्यू निकाल के दे देंगे ताकि आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सको। आप कहेंगे तो सर्वेयर का काम है ना। देखिए सर्वेयर का काम तो है ही है, सर्वेयर तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लेम कम से कम करें। अपन क्या कर सकते हैं, एज अ बिजनेसमैन एक सीए को अपॉइंट कर सकते हैं, तू स्टॉक निकाल तेरे हिसाब से ताकि क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। दोनों तरफ की बात है ना। तो आप सर्वेयर नहीं भी हो तो भी आप बिजनेसमैन को हेल्प कर सकते हो स्टॉक की वैल्यू निकालने में, और सर्वेयर हो तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हेल्प कर सकते हो, वॉट इट मे बी। तो अब ये स्टॉक फायर के दिन कितना था उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए वो अपने को अब समझना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। ओके, तो अब अपन चलते हैं पुरानी यादों में। क्लास 11th 12th जहाँ पे आपने फाइनल अकाउंट्स जिस दिन सीखा उस दिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा, और वो ट्रेडिंग अकाउंट मैं मान के चलता हूँ आपको आज भी अच्छे से याद होगा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सपोज 31st March 2020, ये ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता था थोड़ा याद करके बताओ भाई। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक, चलिए परचेजेस, वेजेस भी यहीं आती थी, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैं ये कह दूं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और क्या आता था भाई, सेल्स, हाँ ये भी तो आती थी। देन क्लोजिंग स्टॉक, बस याद आता ट्रेडिंग अकाउंट में। याद करो भाई, हैं। हाँ, एक चीज़ और आती है ना सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। आप कहेंगे सब माता पच्ची करते किसके लिए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताइए, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो ओपनिंग स्टॉक है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर मार्च 20 ईयर एंडिंग का मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में नाउ टेल मी, जो ये ओपनिंग स्टॉक है ये कौन सी तारीख वाला होता है भाई। आप कहेंगे ऑफ कोर्स साल के शुरू वाला होता है, मीन्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वाला है। 1 अप्रैल 2019 का जो स्टॉक है वो यहाँ पर आया। हाँ, परचेज कौन सी होती है भाई, 1 अप्रैल वाली कि 31 मार्च वाली की पूरी साल की, है जी, ऑब्वियसली पूरी साल की। यानी कि ये परचेज जो एक दिन की नहीं है, आप कहेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक की है। वेजेस सेम यही, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी यही, सेल्स भी यही, पूरे साल भर की सेल्स आती है। 1 अप्रैल को सुबह से जो माल बेचना शुरू किया वहाँ से 31 मार्च 2020 को रात को जब तक घर नहीं गए वहाँ तक जो भी सेल की वो सब आ गई। और क्लोजिंग स्टॉक पूरे साल का होता है क्या, हर रोज़ शाम को गोडाउन में जो स्टॉक था उसकी जोड़ लगा लो, नो। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रोज़ का नहीं होता, साल भर का नहीं होता, वो पर्टिकुलर डेट का होता है, एज ऑन 31 मार्च 2020।
तो एक फ़र्क समझिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा पूरे साल का होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स पूरे साल की आती है, एक ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के, और बैलेंस शीट में सब एज ऑन दैट डेट, आज की तारीख में मेरे पास स्टॉक क्या है, डेटर क्या है, कैश क्या है, वहाँ सब कुछ आज वाला आता है। जैसे डेटर साल में 5 करोड़ की सेल की, डेटर्स 5 करोड़ हुए, उसमें से 4,99,00,000 आ गए, अब डेटर कितने बचे, 1 लाख। तो बैलेंस शीट में डेटर 5 करोड़ नहीं आएंगे, सिर्फ कितना आएगा, 1 लाख रुपए आज की तारीख में जो डेटर से पैसा बाकी है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिंग एंड अ बैलेंस शीट। बट एनीवेज ट्रेडिंग अकाउंट में भी ये जो दो चीज़ें हैं ये एज ऑन आती है, और इसीलिए बैलेंस शीट में भी जाती है क्योंकि ये एज ऑन वाला है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो अपना है, हाँ ये कैसे कौन सा होता है भाई, आप कहेंगे भी पूरे साल भर का होता है, पर ये तो बैलेंसिंग फिगर होता है। Okay, so this is what is a normal trading account we have for a year. चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। Gross profit is always a balancing figure. सही बात है ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ही तो अपन निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना करके, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के अपन जीपी रेट भी निकाल लेते हैं। कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है, दैट इज हाउ यू गेट योर जीपी रेट। चलिए, अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च 2020 का है, ओके, हाँ, ये कैसे कैलकुलेट होता है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो ये क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बोलो जी। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता होगा। भाई क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को हमको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, ईयर एंड में कितना था, तो वो कैसे निकालते हैं। अच्छा, 31 मार्च का ये स्टॉक है, 31 मार्च का मतलब क्या, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, रात को 12 बजे का, कब का है ये स्टॉक, व्हाट इज़ द टाइम डेट ऑफ दिस स्टॉक, कितने बजे का है जी। 31 मार्च में भी तो 24 घंटे होते हैं ना, तो कितने बजे का है, या मुहूर्त के हिसाब से कि भाई दोपहर को 2 बजे का मुहूर्त अच्छा था, वहाँ का स्टॉक है, या कब का है। तो अंडरस्टैंड, ये ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2020 का है, सेल्स 31 मार्च 2020 की कहाँ तक की आएगी, लास्ट बिल जो काटा, तो स्टॉक ऑब्वियसली उसके बाद जो बचा वही होगा, कारण वो गुड्स जो आपने खरीदे या तो बेच दिए होंगे या स्टॉक में होंगे, तो जो बेच दिए वो इधर आ गए, बचे हुए चीज़ें ही क्या होगी, स्टॉक में आएगी। पर पॉइंट इज, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है कैसे निकाला जाए। निकालने का काम पड़ा होगा ना कई बार आपके, कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल के दो, स्पेशली जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री में कई बार निकालना पड़ता है, और भी कभी निकाला होगा। सोचो थोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक आपने कभी भी कोई क्वेश्चंस में कैलकुलेट किया हो, कैसे किया था, याद करो, हाउ इट वॉज कैलकुलेटेड, किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया गया था। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, थोड़ा मॉडिफाइड भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस जैसा भी है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस तरह से भी पड़ा होगा, बट एक ब्रॉड क्रूड फॉर्म में, मैं एकदम रॉ फॉर्म में बता रहा हूँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे निकाला होगा ना कभी कभी, आप कहीं ओके ओके निकाल लेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस COGS करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। चलिए जी, मान ली आपकी बात, ये COGS कैसे निकलता है, आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए जी, तो सेल्स में से GP कम कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब समझिए, मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक आप कहेंगे है साहब, परचेज साल भर की है, सेल्स है, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट आप कहेंगे हाँ वो कहाँ से आता है, ट्रेडिंग में, ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, और ग्रॉस प्रॉफिट तो मैंने इधर क्या लिखा है कि साहब ये बैलेंसिंग फिगर होता है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब किसी अकाउंट में क्या होता है कि बाकी सब चीज़ें मेरे पास होगी तो ये निकल जाएगा। अच्छा, ओके, GP बैलेंसिंग फिगर है, मतलब मेरे को ये चाहिए है
परचेज है, वेजेस है, ये भी है, सेल्स भी है, क्लोजिंग स्टॉक। आप कहेंगे वो तो निकालना है, आप कहेंगे ये निकालोगे ये आ जाएगा, और ये कह रहा है मैं तभी आऊँगा जब ये आएगा। तो अब ये फॉर्मूला कैसे लगाऊँ भाई, अटक गए अपन तो। जीपी कह रहा है मैं तो खुद बैलेंसिंग फिगर हूँ, ये जीपी कह रहा है मैं कब आऊँगा जब आप क्लोजिंग स्टॉक बताओ, और क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है मैं कब आऊँगा जब आप जीपी बताओ। मतलब ये फार्मूला तो फेल हो गया। ये अपने पढ़ाई में काम आता था, रियल लाइफ में इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलता। क्योंकि अगर इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक निकलता है इसका मतलब जीपी तो पहले से पता था, और अगर जीपी पहले से पता था तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हो भाई। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए थोड़ी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जीपी निकालने के लिए बनाते हैं। और अगर मैं जीपी निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक पहले से पता होना चाहिए। आपका क्वेश्चन में तो मोस्टली दिया हुआ होता था। क्वेश्चंस की बात अलग है, रियल लाइफ की बात अलग है। तो अब आप समझिए, ध्यान से सुनिए, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हाँ, पेपर पे ऐसे कैलकुलेशन से क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, ठीक है, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। द ओनली वे ऑफ कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक इज, लिसन केयरफुली, सिर्फ एक तरीका है क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन का, और वो ये है कि 31 मार्च को सब काम खत्म हो गया, आपने लास्ट बिल काट दिया, अब आप पेपर उठाओ, पेन उठाओ और अपने गोडाउन में जाओ, एक एक रैक में क्या क्या माल पड़ा है बैठ के सारी लिस्ट बनाओ, कितने यूनिट्स पड़े हैं, कितने में खरीदा हुआ था, फिर उसकी जोड़ लगाओ। दैट इज़ हाउ यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब, इसका जवाब हुआ इट इज़ थ्रू फिजिकल वेरिफिकेशन एंड कैलकुलेशन। तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन से ही होता है, और जाकर के वेरीफाई किया, पूरी लिस्ट तैयार हुई, जोड़ लगी। दैट इज़ हाउ यू डिराइव योर क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, आज के ज़माने में कंप्यूटराइजेशन बहुत हद तक बढ़ गया है। कई बिजनेसेस में तो बार कोडिंग का सिस्टम होता है, तो वहाँ तो सॉफ्टवेयर पहले से सब रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि ये माल बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, फिर भी वहाँ पे भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है कंप्यूटर का स्टॉक और एक्चुअल में माल है कि नहीं है। कंप्यूटर तो बोल रहा है स्टॉक पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, और लोग जेब में डाल डाल के चुपचाप ले जा रहे हैं, वो थोड़ी कंप्यूटर पकड़े लेगा। तो देयरफॉर फिजिकल वेरिफिकेशन तो एक अटमोस्ट नेसेसिटी है ही। इसका मतलब हर साल ईयर एंड में बिजनेसमैन को फिजिकल वेरिफिकेशन करके क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है। ये फॉर्मूला तो सिर्फ अपने क्वेश्चंस में काम आता है, रियल लाइफ में इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये आएगा पहले, तब ये बैलेंसिंग फिगर होगा। दिस इज द ओनली वे ऑफ कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक, फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो ये अपना 11th क्लास का मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन कराया, हाउ वी यूज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हाउ वी यूज टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखिएगा, दिमाग में फिट रखिएगा, जीपी यूज टू बी बैलेंसिंग फिगर, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता था, और रियल लाइफ में इसका कैलकुलेशन जो है वो सिंपल सा है, दैट इज थ्रू फिजिकल वेरिफिकेशन। गोडाउन में जाओ, लिस्ट बनाओ, जोड़ लगाओ, दुकान में माल पड़ा है सब लिस्ट बनाओ, जोड़ लगाओ, कौन सा माल कितने कितने में खरीदा था वो सब ढूंढो, और फिर टोटल लगेगी। दैट इज़ हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज डिराइव्ड। था कहीं इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, जो भी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। टाइम तो बहुत सारे कामों में लगता है, पढ़ाई में भी लगता है। आप कहेंगे बस आज ही फाइनल का एग्ज़ाम दे दिया तो काम खत्म, नो, इट रिक्वायर्स टाइम। सेम वे यहाँ पे भी समय चाहिए, उसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अब इस चैप्टर पे आते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आप कहेंगे ओके, क्लियर, समझ में आया हुआ है। एक चीज़ और कोरिलेट करता हूं मैं, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी 31 मार्च 2020 का है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट अगर मार्च तक का बना रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक भी 31 मार्च का आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट अगर 31 दिसंबर तक का बना रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक भी 31 दिसंबर वाला आएगा। हाँ, उस केस में फिर क्या होगा, सेल्स भी दिसंबर तक की आएगी, परचेज और खर्चे भी दिसंबर तक के आएंगे। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ से जहाँ तक का है, ठीक है, आपके सारे इनकम एक्सपेंसेस उसी ड्यूरेशन के आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट डे वाला आएगा, ओपनिंग स्टॉक शुरू वाला आएगा। हाँ, किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा ना ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले रात को आप मेहनत करके गए थे,
क्लोजिंग स्टॉक उस दिन निकाला हुआ था, ओके वही ओपनिंग स्टॉक होता है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, नथिंग न्यू इन दिस। हाँ, अब एक चीज़ और, आप कहेंगे फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट हम 31 मार्च को रात को ही बना लेते हैं क्या? बनाना चाहो तो बना लो, पर जनरली टाइम लगता है, 2-3 महीने तक लग जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, सब चीज़ें मेहनत करते हो। पर ये क्लोजिंग स्टॉक का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ये तो उस दिन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपने कहा 5 दिन लेट हो गए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, 5 दिन बाद का स्टॉक निकालो, फिर पिछले 5 दिनों में क्या माल बेचा था, क्या खरीदा था, वो प्लस माइनस करो और उससे 31 मार्च के स्टॉक तक पहुंचो। रास्ता तो यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मतलब इट इज़ ओनली फिजिकल वेरिफिकेशन। तो चलिए एक चीज़ याद रखने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज थ्रू फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा पॉइंट अभी समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर 31 मार्च तक का है तो क्लोजिंग स्टॉक भी 31 मार्च तक का होगा। ट्रेडिंग अकाउंट अगर 31 दिसंबर तक है, क्लोजिंग स्टॉक भी 31 दिसंबर वाला होगा। ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं 30 सितंबर तक का बना रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक भी 30 सितंबर का होगा। ओके, जिस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट उस दिन का ही क्लोजिंग स्टॉक। और दिन का मतलब ये नहीं दोपहर को 2 बजे का, लास्ट सेल के बाद वाला स्टॉक। अब इस चैप्टर में हमारा जो मेन काम है, मेन खेल जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये ट्रेडिंग अकाउंट ही है। यही हमको आंख से जले हुए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल के देगा। तो वैसे तो अभी मैं तक बात 4 बार चिल्ला रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन से निकलता है। बट अगर आग लग गई तब तो स्टॉक सब जल चुका है। अब गोडाउन में भले ही सुबह से शाम 10 चक्कर काट लो, वॉकिंग हो जाएगी, स्टॉक तो कुछ निकलने वाला नहीं है, उसकी वैल्यू तो आने वाली नहीं है। तो अब जो आंख से माल जल गया, ख़त्म हो गया, उसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं? तो समझिए यही ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से निकाल लूँगा। कैसे? अभी तक तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हुए जा रहा था। अब अगर मैं कोई टेक्निक लगाऊं, कोई मैजिक लगाऊं और ये ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं किसी और रास्ते से कैलकुलेट कर लूं, ओके, मैंने आपको कोई चोर रास्ता बता दिया, जीपी यहां से भी आता है। हाँ, ये तो फॉर्मूला फेल हो गया था अपना, पर एक चोर रास्ता मेरे पास है कि जीपी और तरीके से भी आता है। आप कहेंगे फिर तो बस, क्योंकि किसी भी लेजर अकाउंट में आपको मालूम है 10 में से 9 चीज़ें हैं, 10वीं बैलेंसिंग फिगर। तो अगर ये मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूं और बाकी सब चीज़ें आपके पास है, तो ये चीज़ जो अभी तक अपन मातापच्ची कर रहे थे, दिस विल बिकम बैलेंसिंग फिगर। अभी तक तो मैंने क्या कहा था, इसको कैलकुलेट करना होता है। आपने कहा कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल, कोई बात नहीं, मैं आपको जीपी निकालना सिखा दूंगा, आप उससे क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। इसका मतलब इस चैप्टर में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंसिंग फिगर है। कैसा क्लेम है ना, कुछ नहीं करना, बस बैलेंसिंग फिगर कि भाई ये दे दे, इंश्योरेंस कंपनी से मांग लेंगे। तो यहाँ पे सारा खेल बैलेंसिंग फिगर का है, और बैलेंसिंग फिगर के लिए अपन इस वाले बैलेंसिंग फिगर को इधर ला रहे हैं और ये कैलकुलेशन वाली चीज़ को उधर ले जा रहे हैं। मतलब जीपी को निकालने का एक टेक्निक ढूंढना है मुझे कि मैं कैसे बिना क्लोजिंग स्टॉक की हेल्प से जीपी निकाल लूँ, और अगर एक बार जीपी आ गया, बाकी सब चीज़ें मेरे पास थी ही, आई विल गेट माई क्लोजिंग स्टॉक। अब 31 मार्च 2020 को आग लगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया आपने, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज ये सब मार्च तक की आ गई, ये जीपी मैंने कहीं और तरीके से निकाल लिया। कैसे निकालना है बस अभी बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा मन में सस्पेंस रहना चाहिए। एंड आई गेट द क्लोजिंग स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर, और ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कौन सी वाला आएगा, वही 31 मार्च वाला। पर अब एक तकलीफ और है, एक ही तो तकलीफ बची है, जीपी निकालना है, वो भी बता दूंगा। पर उससे पहले ज़रूरी थोड़ी है कि आग 31 मार्च को ही लगे, उसकी तो इच्छा हो जब लग जाए, दिन में लग जाए, रात को लग जाए, ठीक है, किसी भी तारीख को लग जाए, तो उस केस में फिर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको इतनी देर से कह रहा था अगर ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च तक का है तो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का होगा। मान लीजिए 25 अगस्त 2020 को आग लग गई, 25 अगस्त को आग लग गई, आप कहेंगे तो स्टॉक का कैलकुलेशन जो मेरे को करना होगा क्लेम के लिए, मुझे ये बताना पड़ेगा पिछले 31 मार्च वाला स्टॉक काम नहीं आएगा। अब मुझे बिजनेसमैन को इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि 31 मार्च को नहीं, 25 अगस्त को जिस दिन आग लगी उस वक्त गोडाउन में स्टॉक कितना था। कारण इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, आपको जो नुकसान हुआ पैसा उसी का मिलेगा। आपने कहा मार्च में 5 लाख का स्टॉक गोडाउन में पड़ा था, 25 अगस्त को तो था 1 लाख का ही,
5 लाख रुपए कोई नहीं देने वाला है, क्लेम 1 लाख का ही मिलेगा। तो आप कहेंगे 25 अगस्त को एट अ टाइम एकदम से कहाँ से निकाल के लाऊं कि स्टॉक कितना था? कोई बात नहीं, बहुत आसान है। अब हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर द पीरियड, कहाँ से कहाँ तक? मान लीजिए 31 मार्च 2020 अपना ख़त्म हुआ था, तो 1 अप्रैल 2020 से 25 अगस्त 2020 तक का। मतलब ये पूरे साल का नहीं है, ये आप कह सकते हो 1 अप्रैल से 25 अगस्त तक का है। इस ट्रेडिंग अकाउंट को इससे मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कौन सा वाला आएगा? आप कहेंगे 1 अप्रैल 2020 का, शुरुआत यहाँ से हुई। परचेजेस कौन सी आएगी? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 25 अगस्त 2020 तक की। जो भी वेजेस या दूसरे एक्सपेंसेस आने हैं वो भी आप कहेंगे यहाँ तक कहीं आएंगे। सेल्स भी कौन सी वाली आएगी? 1 अप्रैल 2020 से 25 अगस्त 2020 तक की। क्लोजिंग स्टॉक भी कौन सा वाला आएगा? अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट 25 अगस्त तक का है तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 25 अगस्त आएगा। हो गया ना भाई काम? ट्रेडिंग अकाउंट का कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है 12 महीने का ही बनाओ। अगर ट्रेडिंग अकाउंट 3 महीने का बना हो तो क्लोजिंग स्टॉक 3 महीने के एंड वाला आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं 25 अगस्त तक का बना रहा हूँ तो क्लोजिंग स्टॉक 25 अगस्त तक का आएगा। और जीपी भी यहाँ से यहाँ तक का आएगा, क्योंकि जब सब चीज़ें इन 4-4.5 महीनों की है तो उसके हिसाब से ही आएगा। पर अगेन बात वही है, जीपी अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और ये वाला अपने लिए क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। घूम फिर के बात तो बैलेंसिंग फिगर पे ही चलेगी, पर खास बात समझिए, क्योंकि फायर जरूरी नहीं है ईयर एंड पे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट 12 महीने का बनेगा। नो, नॉट एट ऑल। अगर फायर साल के बीच में किसी भी दिन हुई तो मेरे को उस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट मैं कोई शेयर होल्डर को नहीं भेजने वाला हूँ, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को ये नहीं देना है, ये मेरे पर्सनल कैलकुलेशन के लिए है, स्टॉक का नुकसान निकालने के लिए कि स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था वो निकालने के लिए है। तो ये मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है। इट हेल्प्स मी इन कैलकुलेटिंग दिस स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो घूम फिर के सारा जिम्मेदारी किस पे आ गया? इस जीपी पे, बेचारे पे। ओके, तो ये गरीब परिवार ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, इस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि कैसे करके ये खुद प्रकट हो जाए कि मैं इतना हूँ। वो कहेगा ओके फिर मैं इतना हूँ। हाउ दिस इज़ टू बी कैलकुलेटेड वो समझिए आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि ये निकालना आ गया, ये कैलकुलेशन आ गया, वो तो बैलेंसिंग फिगर है। और ये गलत निकाल दिया तो ये कभी सही आने वाला नहीं है। मतलब क्वेश्चन के मार्क्स इस पे नहीं, इस पे डिपेंडेंट हैं, ये सही निकलना चाहिए। आप कहेंगे अब जीपी हम कैसे कैलकुलेट करें? तो आप लोगों ने जीपी रेट का नाम सुना हुआ है। जीपी रेट क्या फॉर्मूला होता है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, यही फॉर्मूला होता है जीपी रेट का। सो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, जीपी रेट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। हाँ, आप कहेंगे नहीं नहीं, तो जीपी ऑन सेल्स है, एक जीपी ऑन कॉस्ट भी होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, ठीक है, वो भी बराबर है। पर सुन लो भाई, कहने को कह देते हैं जीपी रेट कौन सा वाला, पर जैसे हम जीपी रेट बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं ना, इट इज़ ऑलवेज परसेंटेज ऑफ सेल्स। जब वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होता है, कहने को आप लोग मैं जीपी रेट बोल देते हैं, पर टेक्निकली मतलब अगर फंडामेंटली बात करूँ उसका मतलब होता है मार्कअप। मार्कअप मतलब कॉस्ट से कितना मैंने ऊपर जोड़ा है। और वो तो आपको पता ही है, जीपी रेट अगर सेल्स का 20% है तो कॉस्ट का 25 होता है, कॉस्ट का अगर 100% है सेल का 50 होता है। वो सब याद है ना, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, वैसा किया हुआ होगा, ठीक है। तो एनीवेज हमको अब क्या करना है, हमको जीपी रेट चाहिए। अब अगर आपके पास जीपी रेट है कि जीपी रेट इज़ 20%, बस फिर क्या चाहिए। ये मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया 25 अगस्त तक का, बाकी सब चीज़ें हैं ही। सेल्स मान लो 2 लाख रुपए थी, अब इस 2 लाख पे मैं 25% से क्या करूँगा, जीपी निकाल लूँगा। या तो ही बाकी सब चीज़ें तो लिखनी ही है। क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स बैलेंसिंग फिगर, आ जाएगा मेरे पास स्टॉक कितना था। मतलब बड़ा ही आसान है, कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, आपको बस जीपी रेट पे नज़र रखनी है। आप कहेंगे वो कहाँ से लाऊँगा मैं जीपी रेट?
देखो 3 लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक बहुत आसान क्वेश्चन में दिया हुआ है जीपी रेट 25% है, 20% है, जो भी है, आपने कहा ओके, बनाया, लगाया, डन, 5 नंबर का क्वेश्चन। एक थोड़ी मेहनत करवाएगा, क्वेश्चन कहेगा जीपी रेट तो आप ही निकालो, आप कहेंगे मैं कहाँ से निकालूं। ऐसा थोड़ी है कि एग्जामिनेशन हॉल में गाड़ी आएगी, चलो साहब साइट विजिट पे बिजनेसमैन क्या चलते हैं, उससे इंक्वायरी करते हैं कितने में खरीदता था, कितने में बेचता था, उससे जीपी रेट आ जाएगा। नो, हाँ वैसे रियल लाइफ में बिजनेसमैन को इंटरनली पता ही होता है कि उसका ऑन एन एवरेज जीपी रेट कितना रहता है, वो बता देगा। बट मान लो अब क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो आप कहेंगे फिर मैं कहाँ से निकालूंगा। क्वेश्चन आपको क्या करेगा, पिछले साल की भी डिटेल दे देगा, पिछले साल सेल ये थी, परचेज ये था, स्टॉक ये था। अब आपको कहेगा जीपी रेट आप ही निकालो। अब मैं बैठ के क्या करूँगा, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। काम कुछ नहीं, मेरा कोई काम नहीं आने वाला है, स्टॉक इससे नहीं निकलने वाला है, पर इससे जीपी बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करके क्या करूँगा, रेट निकालूंगा। फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट बना करके क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन, मेहनत करवाई थोड़ी। ओके, ये जीपी रेट भी आप निकालो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर्स ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करना है आपको, प्रीवियस 1 ईयर के बजाय 2 ईयर 3 ईयर दे देंगे। आप कहें इतने का क्या करना है, हर साल के ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, हर साल की जीपी रेट निकालो, फिर उसका एवरेज जीपी रेट करो, ऑन एन एवरेज जीपी रेट क्या रहा, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर को कितने नंबर का क्वेश्चन पूछना है। आसान क्वेश्चन, रेट दी हुई है। थोड़ा टफ, 1 साल का पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जीपी निकालो, जीपी रेट निकालो, फिर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। और एक थोड़ा और टफ कि 2-3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, अलग अलग जीपी रेट्स निकालो, फिर उनका एवरेज करो, फिर जा कर के ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा। ओके, तो कुल मिलाकर के सारी मेहनत किस पे लगानी है, जीपी रेट। ये सही कैलकुलेट होनी चाहिए। और याद रखिएगा, इट इज़ ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। आप कहीं कॉस्ट वाला निकालो तो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग में मुझे सेल्स पे क्या करना है, ये रेट लगानी है, यानी कि परसेंटेज कौन सा चाहिएगा, सेल वाला। और एग्जामिनर ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट हंसते हंसते कत्ल कर देती है। थोड़ा सा ध्यान चुका नहीं और अपना रिजल्ट चुका नहीं। कैसे, इंस्टीट्यूट दे देगी जीपी रेट इज 20% ऑफ कॉस्ट। आपने कहा वो जीपी रेट 20% दी हुई, एकदम बल्ले बल्ले खुश हो गए और शुरू कर दिया, और वो 20% लगा के आ गए। अरे वो कॉस्ट का था, तो कॉस्ट का अगर 20% था तो सेल का 20 नहीं होता, आपको उसको मॉडिफाई करके फिर लगाना है। बस ये छोटी सी दुर्घटनाएं बहुत होती है अकाउंट्स में। जितने भी नंबर कटते हैं ना, वो इसलिए नहीं कटते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं था, पहली बार देखा, इस तरह का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस सा फील हो रहा था। नो, क्या सर ये तो देखा हुआ ही था, आता था, बस ये लाइन थोड़ी सी पढ़ने में चूक हो गई। मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, फुली कॉन्सेंट्रेटेड वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, चाहे यहाँ पर, चाहे घर पे, चाहे एग्जाम में। थोड़ी सी चूक हुई एंड इज ऑल डन। अब आप कहेंगे अच्छा ये थोड़ा कैलकुलेशन में, मतलब वो परसेंटेज ऑफ सेल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो ही ध्यान रखना है इस चैप्टर में। आप निकाल रहे हो तब तो अपने आप सेल वाला ही निकालोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बी केयरफुल, सेल वाला दिया है कि कॉस्ट वाला दिया है। आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, जैसे सेल वर्सेस कॉस्ट, हाँ किए होंगे ना। सेल पे अगर 1/4 होता है, मतलब 25%, तो कॉस्ट पे कितना होता है भाई, 1/3। सही है कि 1/5? कर लो, याद कर लो, याद कर लो। सेल पे अगर 1/4 है तो कॉस्ट पे कितना परसेंट होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, या 1/5 होगा, है जी, 1/3। ये 1/5 है तो 1/4, 1/2 है तो 1/1, 1/3 है तो 1/4, हाँ 25/69 है तो ये क्या लाए हो भाई, 25/69 होता है भाई। कुछ भी परसेंटेज, जरूरी थोड़ी हमेशा एकदम आसान वाला ही आए। हाँ ऐसा कुछ हो जाए तो आप कहेंगे तो ही है, फिर तो नहीं है भाई, बहुत आसान है। आप लोगों ने इसको ऐसे रटा हुआ है, उसका थोड़ा सा लॉजिक समझिए, बिल्कुल आसान लॉजिक है, एकदम बच्चों वाला। ये जीपी रेट है ऑन सेल्स। जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो अगर 1/4 है, इसका मतलब ये 1 क्या है, जीपी, ये क्या है, सेल। ये जीपी रेट कौन सा वाला है, कॉस्ट वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100 वाला। इस मतलब न्यूमरेटर में जीपी है, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस्ट है। तो 1 रुपया जीपी था, ये 1 रुपया वापस यहाँ पे आ गया। आप कहेंगे ये कहाँ से लाए,
ये तो आपको पता ही है ना कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट। सेल में से जीपी कम करो तो क्या हो जाता है, आप कहेंगे कॉस्ट। यही होता है ना। कॉस्ट कैसे निकालता है, आप कहेंगे सेल में जीपी कम कर दो, कॉस्ट में जीपी जोड़ दो तो क्या आ जाता है, सेल। तो सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट, बस और क्या चाहिए। अब ये सेल है 5 रुपया, जीपी कितना 1 रुपया, तो कॉस्ट कितनी हो गई 3। मिला लो, अब 1/5 था, जीपी कम किया आ गया, 1/2 था, 1 कम किया आ गया, 1/3 था, 1 कम क्या हो, सॉरी गलत लिख दिया, 1/2 हो गया। अब आप कहेंगे ये है, तो अब क्या होगा, न्यूमरेटर तो 25 ही रहना है, डिनोमिनेटर में 69 माइनस 25 बन गया। ठीक है, आज घर पे जाके दूसरों को सब मैजिक दिखाना, आओ जीपी रेट में कौन होशियार है। चलो मैं देता हूँ आपको 81/249। अब निकाल के बताओ कॉस्ट का कितना है, 2 सेकेंड, हमें 2 सेकेंड, ये रहा 81/249 माइनस 81। सेल्स से कॉस्ट पे गए, कॉस्ट से सेल्स पे आना हो, करना क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस किया, कॉस्ट का फॉर्मूला आ गया। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ूंगा, सेल पे आ जाएगा, दैट इज सिंपल। क्यों, न्यूमरेटर में क्या है, जीपी, वो तो वही रहना है। डिनोमिनेटर में कॉस्ट है तो जोड़ोगे नीचे, सेल आ जाएगा। सेल है, कम करोगे कॉस्ट पे पहुंच जाओगे। दैट सिंपल रूल ऑफ कैलकुलेटिंग जीपी रेट, फ्रॉम कॉस्ट टू सेल, सेल्स टू कॉस्ट। फटाफट ये दिमाग में फिट रहना चाहिए, आसान सा तरीका है, नथिंग वेरी टफ और कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है। हाँ, हो सकता है कई लोगों के लिए सीक्रेट हो। अब आपको कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, अगर 1/4 है तो 1/5 करूँ, 1/3 करूँ। 1/4 अगर सेल का है, याद रखो कॉस्ट तो सेल से कम है, तो नीचे 4 है तो उधर तो 3 आएगा, और कॉस्ट का 3 है तो सेल तो ज़्यादा होती है तो 4 करना पड़ेगा, बस। ठीक है, हो गया जी। आप कहेंगे हम उसमें कन्फ्यूज हो जाता है, 25 है तो 20 होगा 30 होगा, 25 का मतलब 1/4 होता है, वैसे करके कर लो। ओके, तरीके तो सब अपने को ही निकालने पड़ेंगे ना, अपने लिए कौन सा कंफर्टेबल है वो रूट पकड़ लिया। चले जी, तो ये थोड़ी मैंने आपको मैक्स की जानकारी दे दी। आप जीपी रेट फटाफट कैसे निकाल सकते हो। जैसे ही जीपी रेट आपने निकाल ली, फिर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है, कहाँ तक का, टिल डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। एंड यू गेट द क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्यों, क्योंकि जीपी हम जीपी रेट की हेल्प से निकाल लेंगे, और ये बैलेंसिंग फिगर जो स्टॉक आएगा ये कोई 31 मार्च वाला नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट अगर 25 अगस्त तक का है तो समझिए परचेज, एक्सपेंसेस, सेल सब 25 अगस्त तक की है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी एज ऑन 25 अगस्त ही आएगा। आप कहेंगे वो कौन सा वाला आएगा, जिस वक्त आग लगी उस वक्त का, ऑफकोर्स वही आएगा। दोपहर में आग लगी, दोपहर वाला आएगा। क्यों, क्या आपने दोपहर से पहले जो माल बेचा था आग लगने से पहले वो सब इधर लिख दिया, तो दैट इज हाउ यू हैव द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द टाइम ऑफ फायर, अदर आई कैन से डेट ऑफ फायर। तो इस तरीका क्या है इस चैप्टर में, पहला आप किसको पकड़ के लाना है, जीपी रेट को। दिया हुआ है बढ़िया, नहीं दिया हुआ है पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जीपी रेट निकालो। और दिया हुआ है तो बी केयरफुल, सेल्स वाला चाहिए अपने को, कॉस्ट वाला है कि साइड में जा हमको सेल्स वाला भेज, नहीं तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे सेल्स में। और फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है टिल डेट ऑफ फायर। टिल डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी, मतलब इस साल के शुरू से जिस दिन फायर लगी वहाँ तक का, उसमें बाकी सब चीज़ें क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी। आप कहेंगे सेल भी नहीं हो, परचेज भी नहीं हो। कई बार ऐसा भी होता है ना, मैंने पूरा पेपर ढूंढ लिया, इंश्योरेंस क्लेम का तो क्वेश्चन ही नहीं मिला, लॉस ऑफ स्टॉक का, मतलब पूछा ही नहीं एग्जाम में। तो ये सब तो देना ही पड़ेगा, ये नहीं कुछ नहीं हो तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा है फिर तो आप कुछ मत करो, दूसरा काम करो। तो जीपी निकाला, क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से आप क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंच जाओगे कि कितना था। ठीक है भाई, चलो एक मैक्स का क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। जीपी रेट 20%, 25%, 30%, 40%, ठीक है, कितनी भी हो सकती है। हाँ, जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। मेरे को ये बताइए आप लोग, हाईएस्ट जीपी रेट कितनी हो सकती है। हाईएस्ट जीपी रेट 10%, 20%, 30%, 50, 100, 200, 500, 1000, इन्फिनिटी। हाईएस्ट जीपी रेट कितनी हो सकती है जी, इन्फिनिटी। भाई कुछ भी हो सकती है ना, 100 का माल लाख रुपए में बेच दो, दुनिया भर का प्रॉफिट हो जाएगा, सो इट कुड बी इन्फिनिटी। चलो चेक करते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 10 रुपये, सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, 10 का माल 100 रुपये में। आप कहें और क्या चाहिए भाई, मज़ा आ गया,
बताओ जीपी रेट बताओ आप, तो बाकी मज़े की बात बाद में करेंगे। जीपी रेट क्या हुई, फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो आप कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 90 अपॉन सेल्स इंटू 100 कितना परसेंट हुआ भाई, 90%, 90% हुआ। हाँ 900% नहीं, हाँ कई लोगों के कैलकुलेटर में 900 आ रहा है, 900 नहीं है 90 है। चलो एक जीरो और बढ़ा देता हूँ, अब क्या होएगा भाई 990 अपॉन 1000 इंटू 100, 99%। चलो अब आप लोग अपने हिसाब से जीरो बढ़ा करके 101% ला करके बताओ। सोच रहे हो ना आप, तो इन्फिनिटी होता है। करो 101 ला के बताओ, 100 ला के बता दो। बताओ बताओ, कोशिश करो, 1 जीरो लगाओ, 2 जीरो लगाओ, 5 जीरो लगाओ। हाँ जीरो का क्या है, लगाए जाओ, ट्राई करो भाई। नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम विल ऑलवेज बी, रादर आई कैन से लेस देन 100%। 100 भी कब हो सकता है, पड़ोसी का माल चुपचाप उठा के आपने बेच दिया और जेब में अपने पैसे डाल दिए, कॉस्ट जीरो थी, 100 रुपये सेल, तो भी जीपी 100, तो भी 100 ही होगा। हाँ देखिए कॉस्ट पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, 10 का माल 100 रुपये में बेचने पे भी आप कहेंगे ओ 900%, ठीक है 1000% प्रॉफिट हो रहा है, 500% हो रहा है। कॉस्ट पे तो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, सेल पे आते ही उसकी औकात लेस देन 100 पे आ जाती है। इट कैन नॉट बी मोर देन 100%, इसलिए बोला है कभी कभी आ जाता है जीपी रेट इज़ 100%। आप कहें अरे इसका मतलब वो आगे तो लिखा ही होगा, खैर इट विल बी ऑलवेज ऑन कॉस्ट। जीपी रेट 50% सेल पे होगी, 90% सेल पे होगी, 99 भी सेल पे होगी, पर 100 आते ही तो आप कहेंगे फोगड़ का माल थोड़ी, कोई फ्री का माल भी बेचो तो 100 हो सकती है, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी लेस देन 100%। भाई कुछ कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें भी ध्यान रहनी चाहिए ना, एकदम से कोई ऐसा कह दे और आप बेवकूफ़ बन जाओ, वो नहीं हो। सो दिस इज़ हाउ यू हैव, सो मैंने आपको कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल टेक्निक दी, और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया, चैप्टर कोर्स में क्यों है, अपन ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए कोई रोबोटिक साइंस नहीं है, सिंपल से जीपी रेट चाहिए, दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो हम पिछले साल का पूरे साल का ढंग से ट्रेडिंग अकाउंट बना करके वो 11-12 वाली नॉलेज लगा करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जीपी निकालेंगे, जीपी रेट निकालेंगे, फिर एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ये क्लोजिंग स्टॉक फायर के दिन कितना था वो निकाल लेंगे। दिस इज द प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व। ओके हाँ, फिर अब इसके आगे क्लेम का प्रोसेस भी है, वो अब अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ओके बाय बाय।